नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, चाहे आप तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाएगी, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और इनडायरेक्टली भी अगर कुछ पूछा जाए तब भी आप जो है सॉल्व कर पाएँ। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आया 2025-26 का। अब इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी की बात की जा रही है। अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो कितनी है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना है कि जब भी हमको डाटा की बात करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये 2025-26 के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है। 2024-25 में हो सकता है कुछ और हो, 2023-24 में कुछ और हो, परंतु हम यहाँ पर इसलिए एग्जैक्ट 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं कि 75, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 75 अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में थी। अब 75 अर्बन लोकल बॉडीज हिमाचल प्रदेश में थी, इसमें से भी अगर हम बात करते हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज में जो है वो क्या क्या आता है। अर्बन लोकल बॉडीज में जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आता है, म्यूनिसिपल काउंसिल आता है और नगर पंचायतें इसमें जो है वो आती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल 8 जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आती हैं। 8 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आती हैं वो शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी में जो है वो आती हैं। 29 जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो आती हैं और 38 जो है वो नगर पंचायतें जो है वो आती हैं। ये डाटा चेंज होता रहता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको तो 2021-22 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है जो नगर पंचायतें थी वो कितनी हुआ करती थी, 25 नगर पंचायतें हुआ करती थी। म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो 24 हुआ करती थी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस टाइम एक ही हुआ करती थी। 2011-12 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक ही हुआ करती थी, म्यूनिसिपल काउंसिल 23 हुआ करती थी, नगर पंचायतें 25 हुआ करती थी। 2001-2002 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक ही हुआ करती थी, वो शिमला ही हुआ करती थी, सबसे पुरानी शिमला ही है। और नगर पंचायतों की बात करें तो 20 हुआ करती थी। अगर हम म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें तो वो 28 हुआ करती थी। तो ये हमने अलग अलग डाटा देखा। अभी धीरे धीरे ये डाटा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये नए नंबर, नए आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। इनके ऊपर हम टेस्ट शीट्स में भी क्वेश्चन डाल रहे हैं। जैसे कि एक टेस्ट शीट्स में हमने क्वेश्चन डाला था कि टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कितनी है, तो वो 8 है। ऐसे छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं, उन कन्फ्यूजन को ही दूर करने के लिए हम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते हैं और डिटेल से प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो बोलते हैं ऐसा कौन सा जो है, बोलते हैं कौन सा जिला है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। अब ये भी पता होना चाहिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है। हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, पहले ये पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 68, यहाँ पर लिख देता हूँ, 68,64,602 हिमाचल की पॉपुलेशन है। ठीक है। अब इसमें से मुस्लिम पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1,49,881 ये मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब मुस्लिम पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, सबसे पहले जो है वो चंबा दिया गया है। चंबा की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 32,455। इतने जो है वो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। सिरमौर की मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है 33,215, 33,215 है। कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं तो कांगड़ा की कितनी है, कांगड़ा की मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 19,797 है। ऊना की मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ऊना में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है 14,275। ठीक है, ये आपको ध्यान रह जाएगा। अब इसमें से पूछा गया था कि हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमने पिछले कल भी देखा था कि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा रहा है कि रिलीजन वाइज पूछ लिया जाएगा कि किस रिलीजन में जो है वो हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो हुई 2001 से 2011 में, मतलब किस रिलीजन की पॉपुलेशन में जो है वो हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो हुई। आपने ध्यान रखना है कि हाईएस्ट ग्रोथ जो हुई है वो क्रिश्चियनिटी में जो है वो हुई है। जो क्रिश्चियन है उनकी पॉपुलेशन जो है वो 49.69% जो है वो बढ़ी है 2001 से 2011 के बीच में, जिसको आप डिकेडल या फिर डिसेनियल ग्रोथ रेट जो है वो बोल सकते हैं। वैसे ही उसके बाद जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ी है। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 2001 से 2011 के बीच में जो है वो 46.41% जो है वो इंक्रीज हुई है। ये आप ध्यान रखिए। अभी हमने मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो अच्छे से कवर किया। हमने जो है वो हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन जो है वो देखी।
हाँ, एक और बात यहाँ से ध्यान रखना कि हिमाचल की जो डिसेंनियल ग्रोथ रेट थी, हिमाचल की जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, हिमाचल की जो डिसेंनियल ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 के बीच में, वो कितनी है, वो 12.94% है, 12.94% जो है वो है, ये जो है वो ग्रोथ रेट है। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन और किस किस तरह से पूछे गए हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो सिख पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर, सिख पॉपुलेशन ध्यान रखना है कि ऊना की सिख पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। किस डिस्ट्रिक्ट की, ऊना की सिख पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऊना की जो सिख पॉपुलेशन है वो 26,009 है। पूरे हिमाचल की सिख पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, सिख पॉपुलेशन पूरे हिमाचल की जो है वो 79,896 जो है वो है, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 1.16% जो है वो बनती है। हाईएस्ट जो है वो ऊना में है और लोएस्ट सिख पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर है, वो लाहौल स्पीति में है, 35 ही लाहौल स्पीति में सिख पॉपुलेशन है। और लोएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो लोएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वो भी लाहौल स्पीति में है, वो 74 है। ठीक है, तो इसको लिखना होगा तो एक साथ लिख सकते हैं, अगर ऐसे याद रह जाता है तब भी चल पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि सिख पॉपुलेशन जो है वो पूरी पॉपुलेशन का 1.16% जो है वो बनती है। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 1,49,881 है, जो कि 2.18% जो है वो बनती है, 2.18% जो है वो बनती है। तो ये सारा ऑफिशियल डाटा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर लीडर्स ऑफ द गदर पार्टी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं गदर पार्टी के क्रांतिकारी जो नेता थे वो कौन कौन से नेता हिमाचल में जो था वो थे। अगर हिमाचल में आप गदर पार्टी के जो है वो आप कह सकते हैं गदर पार्टी का प्रभाव कितना हिमाचल में जो है वो रहा, तो काफ़ी प्रभाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में गदर पार्टी का रहा। अब देखिए, अगर हम गदर पार्टी की बात कर रहे हैं तो गदर पार्टी के नेताओं में जो है वो मियाँ जवाहर सिंह आते थे, श्री बद्रीनाथ भी आते थे और ज्वाला सिंह भी आते थे। तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे गदर पार्टी के बारे में, आपने ध्यान रखना है कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट यहाँ पर हो रही थी तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये जो गदर पार्टी बनाई गई थी, गदर पार्टी का जो है वो काफ़ी प्रभाव जो है वो रहा। सबसे ज़्यादा प्रभाव मंडी में जो है वो रहा था। मंडी में इतना ज़्यादा प्रभाव रहा कि मंडी में गदर पार्टी के जो है वो इश्तिहार, जैसे कि गदर की गूंज, गदर संदेश, इस तरह के इश्तिहार भी जो है वो बांटे जाने लगे। अब इसके जो प्रमुख लीडर हुआ करते थे उसमें मियाँ जवाहर सिंह आते थे, सिद्धू खरड़ आते थे, बद्रीनाथ आते थे, ज्वाला सिंह आते थे, दिलीप सिंह आते थे, शारदा राम आते थे, लोंगू राम जो है वो आते थे। रानी ललिता भी एक हुआ करती थी। रानी ललिता भी जो है वो इनकी मुख्य सहयोगी थी, जिनके पास बहुत सारा जो है वो धन था और वो धन जो है वो आंदोलन के ऊपर जो है वो खर्च करती थी। मतलब वो जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो इस मूवमेंट को जो है वो प्रोवाइड करवा देती थी, जो मंडी में जो है ये मूवमेंट हो रही थी। अब जब देखो अंग्रेजों ने तो इस मूवमेंट को दबाना ही था, तो अंग्रेजों ने जब इस मूवमेंट को दबाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे नेता इनके जो है, जैसे मियाँ जवाहर सिंह, बद्रीनाथ, शारदा राम, ज्वाला सिंह, लोंगू राम, ये तो पकड़े गए, इनको जेल में डाल दिया गया। ललिता थी, जो रानी ललिता थी, ये बेसिकली खेरगढ़ी रियासत की हुआ करती थी। तो ये खेरगढ़ी रियासत की जो है वो हुआ करती थी, इनको जो है वो निकाल दिया गया रियासत से। इनको जो है वो ये जो ललिता थी, इनको जो है वो खेरगढ़ी को, इनको जो है वो रियासत से निकाल दिया गया। और बाकी जो नेता थे उनको जेल हो गई। इसमें से जो है वो सिद्धू खराड़ा थे, एक सिद्धू खराड़ा जो है वो भाग निकले थे। और आपने ध्यान रखना है कि ये कौन से ईयर की जो है वो बात की जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसके ऊपर देखो, एक तो ये नेताओं के ऊपर क्वेश्चन बन गया, रानी ललिता जी, जिनको रानी खैरगढ़ी जो है वो बोलते थे, उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। दूसरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये भी बनता है कि ये जो है वो मंडी में जो षड्यंत्र इस तरह का हुआ था, इस तरह की कॉन्स्पिरेंसी जो हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी, तो इसको मंडी कॉन्स्पिरेंसी का नाम दिया जाता है। और ये 1914-1915 में जो था वो हुई थी। 1914-1915 में जो था ये हुई थी। अब देखिए, आपको सिर्फ जो है वो हिमाचल जीके को ही कवर नहीं करना है, आपको जो है वो इंडिया लेवल पर भी जीके को कवर करना है। तो एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये जो गदर पार्टी बनाई गई थी ऑल इंडिया लेवल पर, गदर पार्टी जो बनाई गई थी वो कौन से ईयर में जो है वो बनाई गई थी। गदर पार्टी जो है वो 1913 में, 1913 में जो है वो बनाई गई थी। किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था और कहाँ पर किया गया था, तो सोहन सिंह भाखना एक हुआ करते थे, सोहन सिंह भाखना के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में जो है वो इसको जो है वो स्थापित किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना ने इसको जो है वो लाला हरदयाल की अध्यक्षता में, PS कनकोजे की अध्यक्षता में जो है वो इसको जो है वो स्थापित किया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को जो है वो उचित जो है वो हथियार भी प्रोवाइड करवा सकें, उचित सहायता भी जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। तो ये इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, गदर पार्टी के बारे में इंडिया लेवल पर पता चल गया, हिमाचल लेवल पर आपको पता चल गया।
इतना सब जानने के बाद जो है वो अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 रिसीव एन एवरेज रेनफॉल ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश में जो बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो है वो औसत वर्षा कितनी होती है। हिमाचल प्रदेश में जो ऑन एंड एवरेज जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रेनफॉल जो होता है वो 1251 मिलीमीटर जो है वो होता है, 1251 मिलीमीटर जो है वो होता है। अब एक और बात ध्यान रखनी है कि इस डाटा को ज़रूरी नहीं कि मिलीमीटर्स में ही जो है वो पूछा जाए, इसको जो है वो सेंटीमीटर में भी जो है वो पूछा जा सकता है कि कितनी सेंटीमीटर बारिश जो है वो यहाँ पर होती है। तो देखिए अगर हम सेंटीमीटर में बात करेंगे कि कितने सेंटीमीटर जो है वो बन जाएगा, तो 125.2 सेंटीमीटर जो है ये बन जाएगा। इतनी बारिश जो है वो यहाँ पर होती है, मतलब 125 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर होती है। अगर मिलीमीटर्स में हम बात करें तो 1251 मिलीमीटर्स यहाँ पर बारिश होती है। यहाँ पर वही कुछ डाटा लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1251 मिलीमीटर्स बारिश होती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट बारिश होती है, कांगड़ा के बाद चंबा में, चंबा के बाद सिरमौर में, सिरमौर के बाद मंडी में जो है वो हाईएस्ट बारिश होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, इतना सा नोट कीजिए, यहाँ से याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सही टाइम है इस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर एक तो अपना टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, दूसरा टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो है वो आप पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप जान सकेंगे, खुद को एनालाइज भी कर पाएंगे, नया भी सीख पाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने बेनिफिट्स आपको जो है वो इसके होंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पेपर 1 को लाइटली नहीं लिया जा सकता। इस बात से आप अच्छी तरह से जो है परिचित होंगे। जिन्होंने भी जो है वो इससे पहले पेपर 1 को लाइटली लिया है और पेपर 1 क्लियर नहीं हुआ है, पेपर 2 में अच्छा स्कोर किया है, उनको ज़रूर पछतावा होता है कि शायद पेपर 1 में थोड़ी अच्छी मेहनत की होती तो कुछ अच्छा परफॉर्म करते, थोड़ा आगे पहुंच जाते। परंतु खैर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं हमारे जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की जो टेस्ट सीरीज है इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभ बाय द हिल पीपल। तो बोलते हैं कि कुंभ की इंपॉर्टेंस हिमाचल के लोग जो हैं वो किस फेस्टिवल को जो है वो देते हैं। तो देखिए कुंभ किसको बोलते हैं, अगर हम बात करें कि कुंभ की इंपॉर्टेंस जो है वो किसको दी जाती है, तो पहाड़ों का कुंभ जो है वो भुंडा फेस्टिवल को जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो भुंडा फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है, भुंडा फेस्टिवल जो है वैसे तो देखो निरमंड में जो है वो मनाया जाता है। निरमंड में ये जो है वो 12 सालों के बाद जो है वो मनाया जाता है, इसलिए इसको पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो बोला जाता है। अगर हम बात करें निरमंड के बारे में ही कि निरमंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आता है। अब ये जो भुंडा है ये 12 सालों के बाद मनाया जाता है, इसको जो है वो किस भगवान के साथ जोड़ा जाता है, देखिए इसको जो है परशुराम पूजा के साथ भी जो है वो जोड़ा जाता है, भगवान परशुराम के साथ भी जो है वो इसको जोड़ा जाता है। अगर हम भुंडा की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि अब तो देखो इस तरह से नहीं होता, परंतु पहले जो है वो कहा जाता है कि 20वीं सदी के आरंभ में जो है वो भुंडा में आदमी की बलि जो है वो दी जाती थी। तो 20वीं सदी में तो इस तरह से होता था, परंतु अब ऐसे नहीं होता। आपको पता है कि ये ऐसी प्रथाएं जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, तो अब ऐसा नहीं होता, परंतु पहले नर बलि जो है वो इसमें दी जाती थी। हिमाचल प्रदेश में और भी फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिनके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो है वो मिंजर मेला जो है वो मनाया गया है। मिंजर मेला जो है वो 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट हुआ था, 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक जो है वो चला था। अगर हम चंबा की ही बात कर रहे हैं कि चंबा में मिंजर मेला बनाया गया, तो चंबा में सूही मेला अप्रैल के महीने में मनाया गया था। अभी जो है वो चंबा में जो है वो एक यात्रा भी स्टार्ट हुई है, जिसको आप जो है वो मणिमहेश यात्रा भी जो है वो बोलते हैं, तो मणिमहेश यात्रा भी चंबा में जो है वो स्टार्ट हुई है। चेयरवेल फेस्टिवल चंबा में ये भी अगस्त के मिडिल जैसे में ही मनाया जाता है और उसको पृथ्वी पूजा का नाम भी जो है वो दिया जाता है। चंबा और कांगड़ा में जो है नवाला त्यौहार भी मनाया जाता है। वैसे नवाला मुख्य रूप से गद्दियों का त्यौहार है जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है। वैसे ही हिमाचल में जो बड़े महत्वपूर्ण फेयर फेस्टिवल हैं जिनमें से जो है लवी मेला जो है वो रामपुर का जो है वो आता है। ये जो है वो इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड फेयर जो है वो एक है। इसी तरह नलवाड़ी मेला भी होता है, ये बिलासपुर में होता है, W गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो स्टार्ट करवाया गया था 1889 में। और उसी तरह जो है वो आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू का दशहरा भी जो है वो होता है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो फेस्टिवल है, इंटरनेशनल लेवल का मेला जो है ये है। हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में होता है। लोसर फेस्टिवल जो है वो बुद्धिस्ट त्यौहार है जो कि लाहौल में भी किन्नौर में भी मनाया जाता है, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जो है वो रहते हैं। उसी तरह जो है वो हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे फेयर फेस्टिवल हैं, ये तो इंपॉर्टेंट 1 हमने जो है वो रिवाइज कर लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि पेपर से पहले
ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम रिवाइज जो है वो कर सके। हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, उनको कंपाइल कर भी जो है वो हम वीडियोस बना रहे हैं, जहाँ पर हिमाचल जीके को, जहाँ पर पेपर 1 को हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पूरी तरह से हमारा जो टारगेट है वो यही है कि किसी भी तरह से जो है वो जो एग्ज़ाम आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहने चाहिए, और उसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेस्ट्री सब सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट। तो देखिए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है वो आता है, उसमें अलग अलग सब सेक्टर आते हैं, उसमें से जो है ये फॉरेस्ट्री सब सेक्टर जो है वो एक आता है। अब देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, बोलते हैं फॉरेस्ट्री अकाउंटेड फॉर 2.35% ऑफ टोटल जीएसबीए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में फॉरेस्ट्री ने 2.3% जो है कंट्रीब्यूट किया। आगे बोलते हैं फॉरेस्ट्री अकाउंटेड फॉर 3.35% ऑफ द टोटल जीएसबीए एंड 24.04% ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जीएसबीए कि फॉरेस्ट्री ने जो है वो, अगर हम पूरे हिमाचल की जीएसबी देखेंगे तो 3.35% कंट्रीब्यूट किया, और अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में ही इसकी हिस्सेदारी देखते हैं तो 24.04% जो है इसका कंट्रीब्यूशन जीएसबी में जो है वो रहता है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि फॉरेस्ट्री अकाउंट फॉर 24.04% ऑफ टोटल जीएसबी है, और चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि फॉरेस्ट्री सब सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में फॉरेस्ट्री सब सेक्टर का ये अनुमान है कि ये 8.2% जो है वो ग्रो करेगा। यहाँ से बड़े क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। इसका सही आंसर देखिए, सबसे पहले सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। अब डिटेल से देखिए, ये जो फॉरेस्ट्री सब सेक्टर है ये काउंट करता है 3.35% ऑफ टोटल जीएसबी। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में इसकी हिस्सेदारी पूछी जाए जीएसबी में तो 24.04% जो है वो रहती है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरा ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट्री सब सेक्टर का क्या एस्टिमेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये कितना ग्रो करेगा, तो इसका एस्टिमेट है कि ये 9.9% जो है वो ग्रो करेगा। इससे पहले जो है वो 8.82% जो है वो इसका एस्टिमेट था। ठीक है, तो ये भी पता चला आपको। तो इस तरह से ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ से फॉरेस्ट्री सब सेक्टर के बारे में जो है वो पता चले, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो हमारा आता है उसमें अलग अलग सेक्टर जो है वो आते हैं, सब सेक्टर जिनको बोलते हैं वो आते हैं, जिसमें से फॉरेस्ट्री एक है। फॉरेस्ट्री का जो है वो 24.4% जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है। फिशिंग की अगर हम बात करें, ये भी एक सब सेक्टर आता है। फिशिंग का जो है वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की जीएसपी में 1.03% जो है वो योगदान रहता है। क्रॉप सब सेक्टर भी एक आता है। क्रॉप सब सेक्टर का जो है वो 57.12% जो है वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की जीएसबी में योगदान रहता है। लाइव स्टॉक सेक्टर भी आता है। लाइव स्टॉक का जो है वो 17.45% जो है वो योगदान रहता है। तो इस तरह से ये 4 सब सेक्टर आपने ध्यान रखने हैं। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कौन से सब सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की जीबीए में जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो है क्रॉप सब सेक्टर का 57.12%। ठीक है जी, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए हर एक एंगल से आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि डिटेल में याद कीजिए आंकड़ों को, तो आंकड़े याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व है। आगे बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश द एरिया अंडर ऑपरेशनल होल्डिंग वाज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में जो परिचालन होल्डिंग है, मतलब ऑपरेशन होल्डिंग एरिया है, वो कितना है वो आपने ध्यान रखना है। वो लगभग 9.44 लाख हेक्टेयर जो है वो है। इसके ऊपर भी लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। एचएएस में बन चुका है, नायब तहसीलदार में बन चुका है, पेपर 1 में बन चुका है। डाटा देखिए आप क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 13.74% जो है वो जीएसबीए में जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का। इसमें से बोलते हैं, अब देखिए आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, हिमाचल का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 55,06,783 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 55.67 लाख हेक्टेयर जो है वो बनता है। इसमें से बोलते हैं जो एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग है वो कितना है, वो 9.44 लाख हेक्टेयर है। अभी जो 9.44 लाख हेक्टेयर एरिया है इसको ऑपरेट करते हैं 9.97 लाख फार्मर, ये ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग का अगर आप पैटर्न देखेंगे 2015-16 की जो है वो एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग, तो एवरेज होल्डिंग
साइज जो लैंड का यहाँ पर है वो 0.95 हेक्टेयर जो है वो है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। बोलते हैं एग्रीकल्चर सेंसस जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है वो 88.85% ऑफ टोटल होल्डिंग जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बिलोंग करती है। 10.85% लैंड होल्डिंग जो है वो सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स को बिलोंग करती है। 0.30% ऑफ लैंड होल्डिंग जो है वो लार्ज फार्मर्स को बिलोंग करती है। तो इस तरह से आपने बड़े डिटेल में जो है ये याद रखना है। ये सारा डिटेल में मैंने आपको जो है वो बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बिलासपुर। तो बिलासपुर के बारे में आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट जो है वो बतानी है कि कौन सी है। बोलते हैं संसार चंद बिल्ट फोर्ट ऑन धार झंझियार इन बिलासपुर की। संसार चंद ने जो है वो बोलते हैं एक किला बनाया था धार झंझियार में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। उससे आगे बोलते हैं कि खड़गचंद बिकेम रूलर ऑफ बिलासपुर इन 1824 की खड़गचंद 1824 में बिलासपुर के रूलर बने थे। उससे आगे बोलते हैं हीरा चंद एक्सटेंडेड सपोर्ट टू ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट की 1857 के विद्रोह में हीरा चंद ने जो है वो अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। और आगे बोलते हैं ऑन 1 जून 1954 बिलासपुर वॉज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट की 1 जून 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक नए जिले के रूप में जुड़ा था। ये ऑप्शन डी पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, क्योंकि बिलासपुर देखो हिमाचल में मिला था आकर 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ये मिला था 1954 में, ना कि 1 जून को। तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए कभी भी धोखे में मत रह जाना कि बिलासपुर में कांगड़ा के राजा क्यों जो है वो किला बनाएंगे। तो संसार चंद ये कांगड़ा के राजा थे, इन्होंने बिलासपुर में धार झंझियार पर एक किला बनाया था और कहा था उस टाइम कि ये मैं बिलासपुर की छाती पर किला बना रहा हूँ, और उसको जो है वो छातीपुर फोर्ट जो है वो उन्होंने बोला था। तो पहली स्टेटमेंट सही है। खड़गचंद जो है वो बिलासपुर के राजा थे जिनका कार्यकाल बड़ा ही डार्केस्ट बिलासपुर की हिस्ट्री में माना जाता है। ये 1824 में ही राजा बने थे। हीराचंद बिलासपुर के राजा थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था, और इन्होंने जो है वो अंग्रेजों को सहायता उस टाइम प्रदान की थी। तो इस तरह से देखेंगे तो ये सारी स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से जो है वो सही हो जाएंगी, और सही स्टेटमेंट्स का आपको पता चल गया। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि संसार चंद के द्वारा जो है वो धार झंझियार में जो है वो बिलासपुर में जो है वो धार झंझियार पर एक किला बनाया गया जिसको छातीपुर नाम जो है वो दिया गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक नए जिले के रूप में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जिन्होंने टेस्ट सीट ज्वाइन की है उनको तो वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, इस पार्ट की भी पिछले पार्ट की भी, चाहे दोनों की कंपाइल कर ही प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर अलग अलग मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ पेंटिंग डील्स विद द नायक नायिका थीम ऑफ रसिक प्रिया ऑफ केशवदास। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला के स्कूल केशवदास के बोलते हैं रसिक प्रिया के नायक नायिका विषयों से जो है वो संबंधित हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो हुए जिन्होंने अलग अलग जो है वो प्रभाव जो है वो छोड़ा। अगर हम बात करते हैं ये नायक नायिका हो गया, ये केशवदास के जो रसिक प्रिया के नायक नायिका है ये किससे जो है वो संबंध है, तो ये अर्की रियासत से जो है वो संबंध है, या फिर यूं कह लीजिए अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग से जो है ये संबंधित है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक तो केशवदास वाला क्वेश्चन पूछ ले जाएगा नायक नायिका वाला कि नायक नायिका थीम जो है वो किस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की है, तो ये अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो है वो है। दूसरा आपने और भी स्कूल ऑफ पेंटिंग है जैसे कि जो है वो चंबा पेंटिंग स्कूल है, उसके बारे में भी ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी अलग अलग पेंटर हुए जैसे कि निक्का एक यहाँ पर फेमस पेंटर जो है वो हुआ करते थे। वैसे ही कांगड़ा स्कूल पेंटिंग है, कांगड़ा का माना जाता है कि ये जो है वो बैक टू गुलेर है। गुलेर से मतलब इसका ओरिजिन जो है वो हुआ था, गुलेर का प्रभाव इसको देखने को मिलता है। गुलेर बोलते हैं राजा गोवर्धन चंद हुआ करते थे, उनके कार्यकाल के दौरान फला फूला। संसार चंद जब आए तो उन्होंने भी कांगड़ा पेंटिंग जो है वो काफ़ी शरण दी थी। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण और राधा माता के जो है वो थीम्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है। हिमाचल प्रदेश में जो है बसौली स्कूल पेंटिंग भी आता है जो कि राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान फली फूली। इसमें भी जो है वो रंगों की अपनी अलग ही एक पहचान है, कलर्स को बहुत महत्व जो है वो इसमें दिया गया, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रॉ अटेंशन टू हिस्ट्री ऑफ द रॉयल फैमिलीज ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्ता। तो बोलते हैं कि सबसे पहला यूरोपियन कौन था जिसने त्रिगर्त जिसको अभी आप कांगड़ा भी जो है वो बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री पर जो है वो बोलते हैं उसके इतिहास पर ध्यान आकर्षित जो था वो किया था। तो ये कौन हुआ करता था जिसने कांगड़ा के इतिहास पर जो है वो ध्यान आकर्षित जो था वो किया था? तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, विलियम मूरक्राफ्ट, फोस्टर, अलेक्जेंडर कनिंघम और विग्ने। तो ये सबसे पहला अलेक्जेंडर कनिंघम था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यही जो है वो फर्स्ट यूरोपियन जो था वो था। अलग अलग यूरोपियंस जो हैं वो आए, जिन अलग अलग फॉरेनर जो हैं वो आए कांगड़ा रियासत में भी, जिन्होंने अलग अलग प्रभाव जो है वो यहाँ पर छोड़ा। अपनी किताबों में अलग अलग तरह से कांगड़ा को मेंशन किया जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं।
हमें देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम भी जो है वो आया था। इसके अलावा जो है थॉमस कॉरियार्ट आया था 1615 में, थेवनॉट 1666 में आया था, फॉस्टर भी एक था, फॉस्टर 1783 में आया था, मूरक्राफ्ट लगभग 1820-22 के करीब जो है वो आया था, विग्ने 1835 के करीब जो है वो आया था। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग फॉरेनर जो है वो इस रियासत से होकर गुजरे और उन्होंने अलग अलग तरह से जो है वो इस रियासत के बारे में जो है वो मेंशन किया। एक और क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं हेन त्सांग के बारे में। हेन त्सांग आपको पता है कि एक चीनी यात्री जो है वो हुआ करता था, उसने भी जो है वो इस रियासत के बारे में जो है वो वर्णन किया है। उसने जो है वो जब यहाँ विजिट किया था तो राजा उत्बी यहाँ के राजा एक जो है वो हुआ करते थे, जिनके बारे में हिस्ट्री में बहुत कम आप पढ़ेंगे। और उसी तरह पाणिनि जो हुआ करता था, पाणिनि ने भी जो है वो इसके बारे में मेंशन जो है वो किया है। पाणिनि ने जो है वो त्रिगर्त को जो है वो आयुधाजीवी संघ कहकर जो है वो कहा है, आयुधाजीवी संघ कहकर जो है वो त्रिगर्त का मेंशन जो है वो इसने किया है। तो पाणिनि भी आया। इस तरह से जो है वो हमने विलियम मूरक्राफ्ट भी पढ़ा। हालांकि विलियम मूरक्राफ्ट का भी बड़ा योगदान रहा था, संसार चंद के कार्यकाल के दौरान जो है ये आया था और संसार चंद मूरक्राफ्ट को जो है वो काफ़ी मानता था, अच्छे संबंध थे मूरक्राफ्ट के साथ। हालांकि इन दोनों ने जो है वो अपनी पगड़ी जो है वो एक्सचेंज भी की थी। जो संसार चंद की पगड़ी थी और मूरक्राफ्ट की जो हैट थी, इन्होंने अदला बदली भी जो है वो इनकी की थी। क्या हुआ था, क्यों इतने ये प्रभावित थे संसार चंद? अब देखिए, संसार चंद के भाई हुआ करते थे फतेह चंद। फतेह चंद एक बार बीमार हो जाते हैं, तो जब ये बीमार हो जाते हैं तो काफ़ी गंभीर बीमार ये हो जाते हैं। तो मूरक्राफ्ट उस टाइम रियासत में था, तो मूरक्राफ्ट ने जो है वो इनका इलाज जो था वो किया था। अब मूरक्राफ्ट ने इलाज किया था तो संसार चंद काफ़ी प्रभावित थे। इसके बदले में इन्होंने पगड़ियों की अदला बदली जो है वो की थी और राजा ने जो है उसे अपना धर्म भाई भी जो था वो बनाया था, एक जागीर भी भेंट की थी, ये भी कहा जाता है। हालांकि 1824 में फिर संसार चंद की जो है वो मृत्यु हो गई थी, ये भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, संसार चंद के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप कमेंट कर कर बताइए कि संसार चंद जो है वो कांगड़ा का राजा कब बना था। थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं और इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली रहेगी। साथ में तैयारी अगर आप सिर्फ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए कर रहे हैं, HPRC के एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तैयारी क्लर्क सेक्रेटरीट के लिए स्टार्ट की है और साथ में हाई कोर्ट क्लर्क के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो एस्पिरेंट्स भी जो है वो इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें वो इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ये दो टेस्ट सीरीज इंक्लूड इसलिए की गई हैं ताकि आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो सके, आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर ना पड़े। नीचे टेस्ट सीरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, बोलते हैं काओ रोंग पीक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काओ रोंग पीक जो है वो हिमाचल के किस जिले में स्थित है? जल्दी से आप कमेंट कर कर बताएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।